Good afternoon, all of you. Today, again, we are having a new lesson here because we have completed all the lessons that is the part of our exams, and now we are working on the revision. So, let's start without wasting the time here. The lesson establishment of company power. As you know, this is the lesson that will tell you about how the people of India, how the Britishers, how the French people they try to control over the India, and how they succeeded in that such kind of the things. So in the starting we will start with some main point, just like here that is the mercantilism and trade. There are the two words in the opening starting of the lesson we are finding here. Two words that is very important to understand to all of us. That is first is mercantilism and second one is trade. Mercantilism is a process in which the European countries European countries, they don't want to buy so many things, they don't want to take so many things from the other country. वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश में बाहर से माल आके बिके, वो चाहते थे कि हम अपने देश से बहुत सारा माल बाहर भेजें, कि वो इंपोर्ट नहीं करना चाहते थे, एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहते थे। इसी प्रोसेस को, इसी थ्योरी को मर्केंटिलिज्म नाम दिया गया है। ठीक है। सेकेंड वन इज ट्रेड वॉर। जाहिर सी बात है, as you know, on that time in the 17th and 18th century, it was the part of Europe where so many companies, all the Europe, they were having the industrialization there, और उसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सब जगह पे क्या था, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और उनको नए नए ट्रेडिंग सेंटर चाहिए थे। इसकी तलाश में they used to roam here and there, they were trying to find out the new places to sell their product. तो ये एक ट्रेड वॉर था, जहाँ ब्रिटिश पहुंचते थे वहाँ फ्रेंच पहुंच जाते थे, टर्किश पहुंच जाते थे। इस तरीके से यूरोपियन कंट्री से बहुत सारे लोग वहाँ पहुंच जाते थे अपने मार्केट को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इनके बीच में हमेशा रिवॉल्यूशन चला करती थी, लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो ये था मर्केंटिलिज्म और ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर अगेन आई एम रिपीटिंग हियर कि ट्रेड वॉर वो वॉर होता है जहाँ पे कैसा आपने बाजार गए होंगे, देखा होगा एक सब्जी वाला जोर से चिल्लाता 10 रुपए किलो 10 रुपए किलो, तो सामने वाला बंदा कहता है 10 रुपए, ये ले 9 रुपए किलो 9 रुपए किलो 9 रुपए किलो। इट मींस दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट हियर। ठीक है। तो एक तरीके से क्या था, माल बेचने की होड़ थी। और जब कई बार आपने देखा होगा लड़ाई भी होता है, कैसे बेचा तुमने इतना सस्ता, हम इतना महंगा लेके आए थे, तुम्हारी वजह से नुकसान हो गया। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वही ट्रेड वॉर था। मैंने एग्जांपल आपको छोटा सा। अगला है बैलेंस ट्रेड। ठीक है। बैलेंस ट्रेड का मतलब होता है कोई भी कंट्री, कोई भी देश जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए क्या होता है, बैलेंस ट्रेड होना बहुत जरूरी है। भाई जितने का आपने माल मंगाया उतना माल आप उस देश को बेचो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उसके बदले में आपको क्या करना पड़ता है, उसके देश की करेंसी उसको देनी पड़ती है। तो बैलेंस ट्रेड होना बहुत जरूरी है। सपोज दैट इंडिया चाइना से 100 रुपए का माल मंगाता है, मतलब अपने देश में खरीदता है, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि 100 रुपए का माल चाइना को क्या करे, बेच दे, ताकि ट्रेड बैलेंस है। ठीक है। अगर चाइना सब खरीदते ज्यादा हो, बेचते कम, तो जाहिर सी बात है जो गैप है वो क्या है, वो आपका एक तरीके से इनबैलेंस ट्रेड है, जहां पे आप लैगिंग कर रहे हो विदेशी मुद्रा के हिसाब से, फॉरेन करेंसी के हिसाब से। तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो फिल करना पड़ेगा। जो गैप है जितना कम रहेगा, इवन अगर ऊंचा हो हमारा ज्यादा, उनका कम हो, और ज्यादा बेहतर स्थिति होती है। आपकी जो इकोनॉमी है वो काफी आगे की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास दूसरे देशों का पैसा है, आपका पैसा दूसरे देशों के पास नहीं। नेक्स्ट है ट्रेडिंग पोस्ट। अब मान लो सपोज दैट आप किसी जगह से कोई माल उठाते हो और उसको बेचते हो, डेली उठाते हो, डेली बेचते हो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया, तो दिक्कत होती है, ज्यादा सामान नहीं ला सकते, कहीं रख नहीं सकते। तो अंग्रेजों ने देखा कि भैया इंडिया के अंदर लगातार शिप से माल ढो के ला रहे हैं, बेचते हैं, क्यों ना अगर हमारे को यहाँ पे जमीन मिल जाए और हम अपने बहुत सारा गोडाउन खोल दें और वहां पर अपना माल रखें, वहीं से पैकिंग वैकिंग करके दोबारा इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में बेच तो अच्छा हो जाएगा। तो जहांगीर के दरबार में ऑफिसर्स गए और उन्होंने वहां पे बोला कि सर जी हमें किराए पे एक छोटा सा या बड़ा सा इलाका दे दो, हम अपना वहां पे ऐसे
सेंटर्स बनाएंगे और वहीं से माल को बेचेंगे। बड़ी दिक्कत होती है, नाव से उतार लेंगे वहाँ पे और उसके बाद उसमें हम पैकिंग वैकिंग करके जो भी करके फिर यहीं से सप्लाई करते हैं फिर। तो जाके ने बोला ठीक है। तो यही था आपका ट्रेडिंग पोस्ट। शुरुआत में तो ट्रेडिंग पोस्ट की तरह रहा। जागीर ने सब कुछ फिक्स कर दिया था, भाई 50 लोग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इतनी सुरक्षा कर्मी हम दे रहे हैं, ये चीज़ें ही कर सकते हैं। पर मुगल अपने काम में बिजी थे, याशी में बिजी थे, और इधर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ट्रेडिंग पोस्ट के बहाने एक की जगह 2-3 जगहों पे खोल दिया। एरिया जितना बोला था उससे 4 गुना, और जो पड़ोसी जिसको सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होगी, गवर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होगी, उसको पैसे से खिला दिए। और फिर 4 की जगह 400 की जगह 4000 सिपाही ला के ये करके वो करके पूरा एक तरीके से अपने आप को मजबूत करते चले गए। उसके बाद फिर सूरत, अहमदाबाद, पटना, मथुरा, मेरठ, बनारस, इन जगहों पर भी ट्रेडिंग पोस्ट खोले। यानी ट्रेडिंग पोस्ट क्या है, एक स्टोर रूम अंग्रेजों के हिसाब से जहां पर माल इकट्ठा करते और वहीं से माल को ले जाते या ले आते, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग पोस्ट। और ज्यादातर खोला गया कहां पे, समुद्र या नदी के किनारे। अब बात करते हैं इंडिया में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उसने देखा भैया ये बड़ा ही बिंदास सा देश है, अलग अलग राजा रूल करते हैं, जिनको कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं है ना, अलग अलग जाति, अलग अलग प्रथा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली के साथ इंडिया में आई, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, परमिशन लेके जैसे भी। ठीक उसके पीछे पीछे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई। यानी पहले हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब 2 कंपनियां हो गई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया आ गई। अब भाई जहाँ पे एक शेर है पूरा इलाके पर राज करता है, 2 शेर हो जाएगा तो फिर लड़ाई होगी। फिर पीछे से डच भी आ गए, ठीक है, फिर पोर्टुगीज भी आ गए। तो ऐसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में एक्सपेक्ट करके पहुंचे कि यहाँ पर बहुत सारा मार्केट है, बड़ा मार्केट है, पॉपुलेशन ठीक ठाक है, और ऐसा हुआ भी। बट सबसे ज्यादा जो पावरफुल थे, सबसे ज्यादा ताकतवर थे, सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, वो थे आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन्होंने पूरा कंट्रोल किया। और फिर इनकी आपस में होने लगी लड़ाई, जिसको हम एंग्लो फ्रेंच राइवलरी कहते हैं। कि हम अकेले थे तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करते थे, आपके आने के बाद हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसको हिस्ट्री एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के नाम से जानते हैं। जब अंग्रेज और फ्रांस एंड फ्रेंच पीपल ट्रेडर्स आपस में लड़ाई करते थे, इनकी शिप जाती थी, ब्रिटिश अटैक करते थे, ब्रिटिश की शिप पे ये अटैक करते थे, लड़ाई झगड़ा फाइटिंग होती रहती थी, दैट इज कॉल्ड द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। और इसके एक ही कारण था, ट्रेड के ऊपर कंट्रोल करना। जाहिर सी बात आप खुद देख सकते हो, किसी बाजार में एक ही व्यक्ति कोई चीज बेच रहा होगा, तो आप क्या करोगे, उसके मुंह मांगी मत लोगे। अगर आपको जरूरत है तो अगर आपको कुछ ऑप्शन ज्यादा होंगे, इससे नहीं तो उससे, उससे नहीं तो उससे, और उनके बीच में कंपटीशन होगा। वे नहीं चाहते थे कि हमारे को कंपटीशन दे, ताकि हम सस्ते रेट पे यहाँ माल खरीद सके और अपने यहाँ पे जाके प्रॉफिट में बेच सके, ठीक है। तो इसको एंग्लो फ्रेंच राइवलरी कहते हैं। मैंने आपको 4 पॉइंट बताया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पीछे आई, जिसके अंदर मेन पर्पस ट्रेडिंग ही था। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन दोनों के रहे। हम 10 पॉइंट में आधा लेसन कवर करेंगे, क्विक रिवीजन है, बाकी इसकी डिटेल दूसरे वीडियोस में है, आपने देखी होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, समझ में आता है और यूजफुल लगते हैं, यू कैन शेयर, ठीक है, एंड सब्सक्राइब। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो पिछले वीडियो में जो 4-5 महीने पहले जब लेसन चल रहा था हमारा, हमने बनाया थे, उसमें केवल और केवल काइनेटिक वर्ड ही, फर्स्ट अलग है, सेकंड अलग है, थर्ड अलग है। आप सर्च कर सकते हैं मेरे नाम के साथ और आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन किया गया सही से। हम यहाँ पर उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या है, फर्स्ट काइनेटिक वर्ड जो 1744 से 1748 तक चला, और यहाँ पे ब्रिटिश और फ्रेंच की फाइट, ठीक है, टू कंट्रोल ओवर द डेक्कन पार्ट। फ्रेंच लोगों ने क्या किया, साउथर्न पार्ट पे पहला बार शुरुआत की, और ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर्दर्न पार्ट से जो हुई थी ब्रिटिश ने। तो इनके आपस में लड़ाई हुई, और एक ऑस्ट्रेलियन वार का ही पार्ट था एक तरीके से। तो एरिया पे कंट्रोल करने के लिए इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है कर्नाटक के अंदर, इसलिए इसको कर्नाटिक वॉर कहा जाता है पहला। मेन रीजन नहीं था। फिर कुछ टाइम बाद दोनों अलग हो गए, ब्रिटिशर्स नॉर्थ की तरफ और फ्रेंच वाले
साउथ की तरफ अपना एरियाज को डेवलप करने लगे डचर्स भी थे। ठीक है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ धीरे धीरे पे छोटी सी इलाके की होती है। सेकंड का कर्नाटिक वॉर हो जाता है 1749 से लेकर 1754। यहाँ पे क्या होता है कि हैदराबाद का और कर्नाटक का इशू, जब तक कि राजा जिंदा थे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही थी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के अंदर। पर सेकंड कर्नाटिक वॉर में क्या होता है 1749 में हैदराबाद का जो निजाम था उसकी हो जाती है डेथ, और उसके दो बेटे कौन, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। ठीक है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग की आपस में हो जाती है लड़ाई। ठीक है, इस चीज के लिए भैया राजा तो हम ही बनेंगे, और वहां पे दोनों लोग थे कौन, ब्रिटिश और फ्रेंच। एक लड़के की तरफ दूसरे लड़के की तरफ सपोर्ट करने लगता है। तो नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे फ्रांसीसी। भाई हम तुम्हारे साथ हैं, कैसे नहीं बनने देगा, उधर ब्रिटिशर्स खड़े हो गए। मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली कह लो, फिर से आमने सामने कौन आ गया, ब्रिटिश और फ्रांस। ठीक है, क्योंकि उनको पता था मैं इसको राजा बनाऊंगा तो मेरा काम होगा, यहाँ पर फ्रेंड्स होते तो मैं इसको राजा बनाऊंगा मेरा होगा। सेम यही कहानी उसी टाइम के दौरान कर्नाटक में भी थी। वहां पर भी दो सक्सेसर थे, चंदा साहिब और मोहम्मद अली। चंदा साहब को फ्रेंच वाले सपोर्ट कर रहे थे और मोहम्मद अली को ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो लफड़ा यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो हुआ क्या, इन दोनों जगहों पे इनकी सेना के साथ ये ब्रिटिशर्स और फ्रेंच आपस में लड़ रहे थे, और आखिरकार ये सारा का सारा समझौता हुआ, लास्ट में कोई नतीजा निकला नहीं। तो समझौता ये हुआ कि भाई हैदराबाद के अंदर जो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे नासिर जंग, उनको क्या कर दिया जाएगा, तुम संभालो, और यहाँ पर चंदा साहब को राज दे दिया गया। यानी कर्नाटक में फ्रेंच लोगों का कंट्रोल और हैदराबाद में निजाम के साथ ब्रिटिशर्स यानी नासिर जंग को हरा दिया। पर ये दोनों ही लोग क्या थे, इनके हाथों की कठपुतली थे, पॉपेट थे, वो जैसा करते थे वैसा होता रहा। ट्रीटी की गई तो कोई लड़ाई अब नहीं होती। फिर बात करते हैं थर्ड 1756 और 1763, ये थर्ड कर्नाटिक वॉर था। 6 साल बाद दोबारा से ट्रीटी टूट गई। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फ्रेंच की जो कॉलोनी थी पुडुचेरी और सभी इलाकों पे अटैक करके उनकी छोटी सी कॉलोनी को अपने कब्जे में ले ली। फ्रांसीसियों को जब पता चला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके वाले पार्ट पे, हैदराबाद वाले पार्ट पे अटैक किया और हैदराबाद को कब्जे में ले लिया, और इस तरीके से लड़ाई छिड़ गई। पर इस लड़ाई के अंदर ब्रिटिशर्स जीत, फ्रेंच हार गए। फिर वहां पे ट्रीटी करनी पड़ी, फ्रांसीसियों को झुकना पड़ा और ब्रिटिशर्स की बातें मान के उनको कुछ इलाकों को छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी इनके इलाकों को छोड़ दिया, और उसके बाद फिर बोला कि तुम इतने छोटे पार्ट पर आ जाओ, बाकी तुम इधर मत आना। और उन्होंने बोला कि भाई आप हमारे इस छोटे से पार्ट में इंटरफेयर मत करना, बाकी नॉर्थन इंडिया में नहीं जाए। इसीलिए आप देख सकते हैं कि कश्मीर से लेके बंगाल तक फ्रेंच का कोई नामो निशान नहीं होता ब्रिटिश के, क्योंकि पूरा इलाका किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिशर्स के। ठीक है, तो इस तरीके से ये था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 1756 से 1763। अब तो रही भैया बात, यहाँ पे क्लियर हो गया कि अब पूरे हिंदुस्तान के ऊपर ब्रिटिशर्स ही रूल करेंगे अपने अलग अलग तरीके से। फ्रांसीसियों को एक इलाके तक सीमित कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया, उनको क्लियर कर दिया गया कि आपका दायरा, आपकी बाउंड्री यही है, इसके आगे आपको नहीं बढ़ना। अब यहाँ तक फ्रांस का और ब्रिटिश का तो सब कुछ सीन खत्म। अब आगे बात करते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने नॉर्दर्न इंडिया को अपने हाथ में लेना शुरू किया। सबसे मेन 3 टॉपिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको यही नहीं 8th क्लास में नहीं, ग्रेजुएशन लाइफ टाइम तक आपको हेल्प करेगा। बंगाल के ऊपर कब्जा, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ, ठीक है। तो क्या हुआ, जो बंगाल, ठीक है, बंगाल के ऊपर जो कब्जा हो रहा था, ठीक, तो बंगाल एक ऐसा इलाका था, जो बहुत बड़ा इलाका था, जिसके ऊपर सबकी नजर थी, क्योंकि एक ऐसा प्रॉफिटेबल प्रोविंस था जिसको कंट्रोल करना हर कोई चाहता था। ठीक है, और उस वक्त का जो बंगाल था, ये बंगाल 3 स्टेट, जो आज के आपके 3-4 स्टेट हैं, उससे मिलके था। ठीक है, जिसमें आज का बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट भी हुआ करता था।
ठीक है। ब्रिटिश ने यहाँ पे क्या किया था, अपना फोर्ट विलियम नाम का पोस्ट बनाया था, और जो राजा फर्रुखियार था इसके लिए इसको उन्होंने परमिशन दे दी थी, और उन्होंने टैक्स में छूट भी दी थी उनको, और उनको परमिशन दे दी थी किस चीज के लिए, तो भैया तुम क्या कर सकते हो, दस्तक यानी पास, दस्तक की जो वर्ड दैट इज क्लियर द पास, कि भैया आप पास इशू कर सकते हो, ठीक है। और फिर ब्रिटिशर्स ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, तो उस पर नवाब बंगाल का था अली वर्दी खान, ठीक है, समझ में आया। और जब उसने देखा भाई जहांगीर हमारा सॉरी फर्रुखियार जो राजा था उसने परमिशन दे रखी है, पर यहाँ पे तो अंग्रेज उस दस्तक का गलत यूज कर रहे हैं, तो अलाउद्दीन खान ने क्या किया, गवर्नर बनने के नाते उसने उस दस्तक को अप्रूव किया, बोले कि आज के बाद कुछ नहीं, और ऊपर से टैक्स भी अब तुम्हें पे करना होगा क्योंकि तुमने रूल तोड़ा है। अंग्रेजों को गुस्सा आ गया, और फिर वहां पे लड़ाई होती है रॉबर्ट क्लाइव की और सिराजुद्दौला, ठीक है। हमारे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो का नवाब था उनके साथ उनकी लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में बेचारे सिराजुद्दौला हार जाते हैं, और उसके बाद कलकत्ता के ऊपर उनका कब्जा हो जाता है, किसका, ब्रिटिशर्स। कलकत्ता यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया, ठीक है। फिर थोड़ी देर और आगे चलते हैं, बैटल ऑफ प्लासी 1757 की बात, ठीक है। जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की लड़ाई होती है, फिर यहाँ पे आते हैं, तो मीर जाफर क्या था, उसके हाथ में कलकत्ता गया, पर अभी उसके पास प्लासी था, तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने वहां का हेड बनाया, ठीक है, सिराजुद्दौला के हारने के बाद। ये क्या था, एक्चुअली ये सेनापति था, ध्यान दो, ये राजा नहीं था, ये इसका क्या था, सेनापति था, किसका, सिराजुद्दौला, ठीक है। तो ये जो चला गया सिराजुद्दौला कहां से, फिर यहाँ पे आते हैं बैटल ऑफ प्लासी में 1757 की बात है। मीर जाफर एक बहुत बड़ा सेनापति, सिराजुद्दौला का सपोर्टर, पर हुआ क्या, जब उस प्रेशर ब्रिटिशर्स ने बढ़ाया इनके ऊपर के भैया तुम हमें राज दे दो, प्लासी में छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, दूसरा सिराजुद्दौला लड़ने के लिए तैयार हो गया कि भाई पिछले बार तो हम चलो हार गए, छोड़ दो, इस बार नहीं छोड़ेंगे, और इसके सेनापति ने बोला कि हाँ भाई हम लड़ेंगे, पर हुआ क्या, मीर जाफर दगाबाज निकला, ये अंग्रेजों से मिल गया, और जिस जगह पे सिराजुद्दौला की लड़ाई हो रही थी उस दिन लड़ाई के अंदर मीर जाफर सेना को लेकर पहुंचा ही नहीं, और वहां पर उस लड़ाई के अंदर सिराजुद्दौला मारा गया, ठीक है। और उसके बाद मीर जाफर जिसने चीटिंग की थी, अंग्रेजों का साथ दिया था, उन लोगों ने मीर जाफर को यहाँ का गवर्नर बना दिया, और ये गवर्नर नाम क्या था, उसने सारी ट्रीटी साइन कर ली दोबारा से, और उसके बाद फिर टैक्स पे करता था फालतू का, ठीक। तो धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगी मीर जाफर को भी, तो उसने उसको हटा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और फिर उसके दामाद मीर कासिम को वहां का गवर्नर बना दिया गया। मीर कासिम ने देखा कि भाई ये तो हमारे प्लासी को लूट के खा जाएंगे, बंगाल को लूट के खा जाएंगे, तो उन्होंने सारे के सारे क्या करके पॉइंट्स कैंसिल कर दिए कि भाई तुम्हारा दस्तक खत्म, तुम्हें टैक्स देना है। अंग्रेजों को लगा ले भाई पहले वाला ठीक था, दूसरा बना तो और उल्टा हो गया, फिर इसको हटाया इन्होंने, फिर इसको हटाया, फिर दोबारा से मीर जाफर को उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ का राज दे दिया, और मीर कासिम बेचारा वहां से भाग गया, ब्रिटिश से उसको मार पड़ा। बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर की 1764 की लड़ाई, जिसके बाद अंग्रेजों का पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा हो गया, ठीक है। मीर कासिम वहां से भागा, मीर कासिम भाग के आया उत्तर प्रदेश, जहां पे सुजाउद्दौला और शाह अली आलम सेकंड, ठीक है, इन दोनों के साथ इन्होंने क्या की, बातचीत की कि भाई ऐसा ऐसा है, देखो ब्रिटिश हम इस तरीके से तंग कर रहे हैं, अगर हमने कुछ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम में क्या होगा, आप भी फंसोगे, हम तो फंसे हुए हैं, प्लीज हेल्प करो मेरी। और फिर तीनों इकट्ठे हो गए, और फिर इन्होंने बंगाल की तरफ कूच किया। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में बक्सर है, बक्सर के बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहां पे इनकी लड़ाई हो गई ब्रिटिशियर्स की और इन तीनों की, इसको बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है। हिस्ट्री में ये एक टर्निंग पॉइंट है ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है, जहां मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड की ब्रिटिशर्स से लड़ाई होती है, पर यहाँ पर इनकी हार हो जाती है, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग गुड आर्टिलरी एंड वेपन्स, ठीक है। अंग्रेजों के पास उस वक्त तो
बंदूकें और पता नहीं क्या क्या थे, सेना में जाकर और इनकी छोटी सी सेना उस फाइट के अंदर बड़ी मजबूती की लड़ी पर हार गई। ठीक है, मीर कासिम को पकड़ लिया गया, मार दिया गया, सुजाउद्दौला के ऊपर फाइन लगाया गया और शाह आलम सेकंड ने अंग्रेजों के साथ देने के लिए स्वीकार कर लिया, पैसे दे और फिर उस तरीके से उनका पॉकेट बन के ही अपनी पूरी लाइफ गुजारी। इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड हियर की पॉइंट्स ऑफ योर लेसन एंड आई होप कि आपने क्विक रिवीजन के अंदर इसको काफी कुछ समझने की कोशिश किया है। पहले बता दूं मैं आपको, इसका अलग से वीडियो मौजूद है, इसका अलग से वीडियो मौजूद है, इसका अलग से वीडियो मौजूद है, इसका अलग से वीडियो मौजूद है। ये क्विक रिवीजन था। अगर आप पार्शली इसको देखना चाहते हो, अलग से इसको देखना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद उसके चेकआउट करें, वीडियोस को देखें, डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट एंड प्रॉफिट। और ये आपके लिए नहीं है, आप किसी भी क्लास का बच्चा हो, डेफिनेटली यू विल गेट द थिंग्स। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।